Hi everyone, welcome to back Edu Anand. Okay dear student, at present time I am teaching you active into passive. I have made 2 videos before it. It is my 3rd video in active into passive and last video. आप जैसा जानते हैं कि एक्टिव इंटू पैसिव जो है एक डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन ये हर एक एग्ज़ाम में ये उपयुक्त है। समझिए कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को पूर्णतः समझने के लिए एक वीडियो में नहीं हो सकता है जिसमें कि आप उसको जो है कर सकते थे, इसीलिए मैं पार्टिकुलर करके 2-3 करके मैं वीडियो बनाया और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करेंगे। कोई भी ग्रामर का बुक अपने पास रखेंगे और उससे आप बनाएंगे। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का एक्टिव इंटू पैसिव में लफड़ा हो तो वह निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपका वहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो आइए हम लोग जो है आज जो है लास्ट पॉइंट पर आए हैं और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक्टिव इंटू पैसिव के लिए होता है। अभी तक जो आप लोगों को बताया गया है वह समझिए कि 7, 6, 8, 9, 10 के बच्चा सबको भी वो आता है, लेकिन आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत मस्त चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा और आपको कॉपी कलम लेके बैठना होगा और मेरी बातों से आपको समझना है और नोट को लिखना है और तभी आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़े सा कुछ जो है सो परेशानी है। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं कि सबसे पहली बात तो जानते हैं कि एक्टिव इंटू पैसिव को बनाने के लिए जनरल जो रूल है कि किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। यह प्रक्रिया तो मेरे साथ एनी टाइम रहेगा ही रहेगा। अब कुछ टेक्निकल जिसको हम स्पेशल रूल के रूप में कहते हैं, जैसे देखिए चेंज एक्टिव इंटू पैसिव इन स्पेशल रूल। ये क्या है कि कुछ स्पेशल रूल में है, जो स्पेशल रूल को आपको समझना है। और स्पेशल का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्पेशल होता है खास, अलग अलग, जो कि सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें किसी का ही नहीं होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है देयर और ईट के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत, आप लोग कॉपी कलम निकालो, लिखो कि अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर, ईट या देयर से होता है तो हम क्या करते हैं? जानते हैं आप, हम कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं कि उस वाक्य में जहाँ पे वर्ब रहता है उस वर्ब को खोज के निकालते हैं। जहाँ वो वर्ब हमको मिल गया उस वर्ब से पहले हम बी को जोड़ देते हैं और बी को जोड़ने के बाद उस वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देते हैं, तो मेरा एक्टिव इंटू पैसिव जो है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आप जस्ट एज एग्जाम्पल में देखिए, रहेगा कि देयर इज नो पेन, देयर इज नो पेन टू राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो पेन टू राइट एक्टिव से है, ये एक्टिव सेंटेंस है, या राइट ए लेटर भी आप दे सकते हो, ए लेटर। तो यहाँ देखेंगे कि देयर इज नो पेन टू राइट ए लेटर। तो एट फर्स्ट यू विल हैव टू पॉइंट आउट विच इज सब्जेक्ट, नॉट विच इज वर्ब हियर। आपको क्या करना है? वर्ब को पहचानना। वर्ब को पहचानने का तरीका आपको पता है कि अक्सर ये टू के बाद रहता है इट देयर सबके सेंटेंस में। तो ये टू है और टू के तुरंत बाद जो राइट है, ये राइट क्या है? वर्ब है। तो आपको इस वाक्य में न सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है न ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। करना क्या है मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है कि सीधा पहले हम पूरा सेंटेंस जैसे है कि देयर इज नो पेन, इसको लिख देना है। यहाँ तक आ गए। अब जहाँ पे टू है तो टू भी दे दिए और टू के बाद आपको बी जोड़ देना है, टू बी रिटन, RITN, टू बी रिटन ए लेटर। देखिए आप, एकदम चमत्कार। कुछ नहीं करना है, खाली वर्ब से पहले बी को जोड़ देना है और उस वर्ब को तीसरे फॉर्म में आप बदल देंगे तो आपका वो इट और देयर का जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, जैसे रहेगा कि देयर इज नो टीचर, देयर इज नो टीचर, देयर इज नो टीचर,
टू टीच उर्दू। अब यहाँ पे देखिए कि देयर इज नो टीचर टू टीच उर्दू, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में बदलेंगे तो देयर, तो ये इंट्रोडक्टिव देयर है, इस देयर का तो कोई शाब्दिक अर्थ ही नहीं होता है, यह तो सिर्फ वाक्य को सीधा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए देयर को हम अदल बदल कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कहाँ है भार्ब, तो एकदम भार्ब यहाँ पकड़ा गया, ये पकड़ा गया टीच पकड़ा गया, इसके पहले बी जोड़ देंगे और इसका तीसरा रूप को बदल देंगे तो आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं बना रहा हूँ कि देयर इज नो टीचर, यहाँ तक दे दिए, फिर टू है, टू दिए, टू बी टॉट, देयर इज नो टीचर टू बी टॉट उर्दू। क्या ये बताओ कैसा लगा आप लोगों को, है ना ये सबसे आसान। उस टेंस में तो आप लोगों को स्ट्रक्चर भी खोजना पड़ता होगा, इसमें देखिए कोई स्ट्रक्चर खोजना पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है। इट देयर से वाक्य की शुरुआत है तो खाली वर्ब को खोज लेंगे, वाक्य में जहाँ भी वर्ब रहेगा उसके पहले हम बी जोड़ देंगे, उसी वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे तो मेरा एक्टिव से पैसिव जो है सो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि इट और देयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि देयर में तो मैंने ऐसा कर दिया कि टू जहां मिला उसके बाद बी को जोड़ दिया और बी के बाद मैं उस वर्ब को तीसरा रूप में बदल दिया। इट में थोड़ा सा अंतर है डियर, क्या अंतर है तो समझिए क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए रहेगा कि इट इज टाइम टू टेक टी, है ना, इट इज टाइम टू टेक टी। अब यहाँ देखिए जैसा मैं आपको कहा कि इट और देयर में थोड़ा सा अंतर है, देयर में आप जो है सीधा समझ गए कि वर्ब के पहले बी जोड़ देना है, वर्ब को तीसरे रूप में बदल देना है, तो दुनिया का कोई भी एक्टिव सेंटेंस रहेगा देयर पर तो वो आपसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि इट से है, एकदम समझो, इसका कोई रूल नहीं है। वाक्य को देखो मैं कैसे बनाता हूँ और आप इसको आसानी से बना लोगे। देखना है क्या करना है कि इट इज टाइम, यहाँ तक लिख लिए। उसमें क्या किए थे कि टू के बाद बी जोड़ दिए थे, इसमें भी बी जोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को आपको टू के पहले ले आना है। इट इज टाइम, टू के पहले ले आना है इट इज टाइम, और सॉरी टू को फोर में बदल देना। इट इज टाइम फोर देने के बाद ये यहाँ ले आना इट इज टाइम फॉर टी, इट इज टाइम फॉर टी, तब देना है टू बी टेकन। क्या किए इसमें, टू बी टेकन। देखिए इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, कि यह समय चाय पीने का है। तो बस, तो थोड़ा सा क्या अंतर किए, थोड़ा सा अंतर को समझो मैंने क्या कर दिया। मैं यही किया कि देयर में कुछ नहीं किया, वर्ब के पहले बी जोड़ दिया, वर्ब को तीसरे रूप में बदल दिया। इट में क्या किया कि अब ये टू को मैं फोर में बदल दिया और ये टी को यहाँ ले आया और इसके बाद टू बी जो है जनरल फिर से अपने मन से जोड़ दिए और यही जो टेक है इसको तीसरा रूप में बदल दिए। अब जैसे फिर दूसरा वाक्य रहेगा, मान लीजिए कि इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। आप लोग बनाओ इसको, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। देखिए ये एक्टिव है, ये पैसिव, ये एक्टिव है, इसका पैसिव आपको बनाना है कि इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। तो बस क्या करना है, इट इज टाइम का इट इज टाइम में लिख देना है कि इट इज टाइम लिख दिए और ये टू को फोर में कन्वर्ट कर दीजिए, इट इज टाइम फॉर कर दिया। ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट होता है, इसको यहाँ ले आओ, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश, तब टू भी अपने मन से जोड़ करके स्पोकन कर दो। हो गया, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन। ऐसे करके करोगे तो इट और देयर से अगर किसी वाक्य की एक्टिव सेंटेंस का शुरुआत होगा तो उस वाक्य को आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो चलिए आप लोग इसको उतार लेंगे और एकदम एक्सरसाइज जो है, कोई भी ग्रामर आपके सामने आता है तो उसका एक्सरसाइज आपको बनाना है। कहीं भी इस तरह के वाक्य यदि इट देयर से शुरुआत होती है तो इसमें आपको ऐसे बनाना है। बस क्या किया, आप समझ गए कि देयर में रहेगा तो हम वर्ब के पहले बी जोड़ देंगे और अगर इट से शुरू रहता है तो हम क्या करते हैं, टू को फोर में कन्वर्ट कर देते हैं, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और उसके बाद जो है टू भी जोड़ करके हम इसका प्रयोग कर देते हैं। चलिए ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड देयर। आप इट और देयर से अगर वाक्य की शुरुआत होगी तो आप ये समझ गए होंगे बढ़िया से।
आइए अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। हम लोग जैसा जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। एक एसेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव का जो है 2 पार्ट होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। तो ये मैं आपको बता दिया कि कैसे आप नेगेटिव बनाओगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाओगे, कैसे आप WH क्वेश्चन बनाओगे। तो ये अगर कुछ भी यदि आप अगर मान लो बनाने के लिए चाहेंगे तो एसेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक आप पढ़ चुके हो। अब एसेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद जो चौथा सेंटेंस है, वो चौथा सेंटेंस है आपको इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है मीन्स द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड बाय वर्ब इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। देखो, ऐसा वाक्य जिसका शुरुआत क्रिया से हो, ऐसा वाक्य जिसका शुरुआत क्रिया से हो, उस सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे समझ में? मीन्स द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड बाय वर्ब इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत वर्ब से किया जाता है, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उस वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस जो है, इसका 2 अर्थ निकलता है। एक अर्थ उसका निकलता है जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला ऑर्डर दे रहा है, और एक अर्थ निकलता है जिससे कि वो ऑर्डर नहीं, हमको एडवाइस दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखें, एक एक्टिव सेंटेंस रहेगा, कहेगा कि डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये एक्टिव है। इसका पैसिव बनाना है। फिर एक्टिव में दे देगा कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो अब क्या है यहाँ पे, इस दोनों को समझो बढ़िया से, इस दोनों वाक्य को आप समझिए। यह जो ऊपर वाला वाक्य जो है, डू दिस वर्क, दिस इज ऑर्डर, ये क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि यह काम करो, ये ऑर्डर है। लेकिन हेल्प द पुअर जो है, ये दोस्त ऑर्डर नहीं है। क्या है? ये एडवाइस है कि गरीब का सहायता करो। इच्छा है तो करो और नहीं इच्छा है तो मत करो। तो हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की सहायता करें। इस वाक्य से लगता है कि हमें एडवाइस मिल रहा है, और इस वाक्य से लगता है कि हमें ये क्या कहते हैं, ये ऑर्डर मिल रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस से ऐसा लगे कि इससे ऑर्डर की भाव व्यक्त होती है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर जो हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बनाए थे, किससे बनाया? ये किसको इंडिकेट किया? तो ये आपको ऑर्डर को इंडिकेट किया, ऑर्डर को इंडिकेट किया, इसीलिए इसको लेट सब्जेक्ट बी और V3 से इस वाक्य को बनाएंगे। और यही इम्परेटिव सेंटेंस यदि ऑर्डर इंडिकेट नहीं करके ये अगर एडवाइस को इंडिकेट करता है, तो ऐसे वाक्य को हम लेट से नहीं बना करके, ऐसे वाक्य को बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 से हम इस वाक्य को तैयार करते हैं। तो इट मीन्स इट डिपेंड ऑन यू दैट विच सेंटेंस इंडिकेट ऑर्डर एंड विच सेंटेंस इंडिकेट एडवाइस। अगर कोई ऑर्डर को इंडिकेट करता है तो आपको लेट से बनाना है, और यदि कोई एडवाइस को इंडिकेट करता है तो आपको शुड से बनाना है। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या है कि डू दिस वर्क, यह काम करो, इसको हम लेट से बनाएंगे क्योंकि ये जो है ऑर्डर को इंडिकेट करता है। तो चलिए आते हैं, क्या बनाएंगे? लेट बाबा हम सबसे पहले रख देंगे। अब हम सब्जेक्ट खोजेंगे कि भाई इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? तो दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वही तो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो पैसिव बनाने जा रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा? दिस वर्क जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या होगा? लेट दिस वर्क बना दिए, सब्जेक्ट मिल गया हमको। इसके बाद बी देंगे, लेट दिस वर्क बी। ये डू जो है ना, इसका तीसरा रूप क्या हो जाता है? डन। लेट दिस वर्क बी डन। आराम से आप बना लेंगे इसको।
खाली सेंटेंस को समझना है। अब यहाँ देखिए हेल्प द पुअर, इस वाक्य से एडवाइस का बोध हो रहा है, तो इसको हम लेट से नहीं बनाएंगे, इसको हम किससे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट शुड बी V3 से बनाएंगे। तो आइए हम समझते हैं इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इसमें कौन होगा सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर, कौन होगा, द पुअर हो जाएगा। तो द पुअर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए शुड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प, मतलब गरीबों की सहायता किया जाना चाहिए। तो बस आ गया होगा आपको समझ में कि इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स दैट सेंटेंस विच इज स्टार्टेड बाय वर्ब इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उसका दो अर्थ होता है, एक हमें ऑर्डर देता है, एक हमको एडवाइस देता है। जहां हमको ऑर्डर मिलता है वहां हम लेट से बनाएंगे, जहां हमें एडवाइस मिलता है वहां हम शुड से बनाएंगे। आई थिंक दिस imperative sentence will be clear for you. Okay, if you have understood already, you can solve it, please. जैसे आपको दिया जाएगा, देखा कि bring a glass of water. अब यहाँ पे देखेंगे आपके bring a glass of water, तो at first you will have to consider that this sentence indicate advice or order. आपको सबसे पहले विचार करना है कि यह सेंटेंस जो है यह एडवाइस को सूचित करता है या यह सेंटेंस ऑर्डर को इंडिकेट करता है। तो देखिए यदि यह ऑर्डर को इंडिकेट करता है तब तो आपको पता है कि इसको किससे बनाना है, इसको लेट से बनाना है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो लेट क्या देंगे, लेट एक गिलास ऑफ वाटर जो है ये एक साथ है, इन्हें के गिलास अलग कर देंगे, वाटर अलग कर देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्राउट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, बस इसको ऐसे बना लेंगे। अब फिर यहीं पे अगर आपको दे दिया जाएगा यहीं पे अगर दे दिया जाएगा आपको एक्टिव में देगा कि रिस्पेक्ट यहां अगर यदि यहाँ पे आपको इस टाइप से दे देगा कि लुक अप टू योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखो कि क्या कहता है कि लुक अप टू योर पेरेंट्स, कि अपने माता पिता का जो है सो मतलब देखभाल करो। तो यह क्या है, ऑर्डर है? नहीं, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, ये एडवाइस है। तो आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसका हो जाएगा कि योर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड अप टू। बस इसमें यही खेला बेला है कि यदि मान लीजिए वो ऑर्डर को इंडिकेट करता है तो आपको क्या करना है कि लेट से बनाना है, और यदि वो एडवाइस को इंडिकेट करता है तो आपको शुड से बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य मिलेगा एक्टिव सेंटेंस में आपको जिसका शुरुआत लेट से होगा, ऐसा वाक्य मिलेगा जिसका शुरुआत लेट से होगा, तो लेट से होगा तो उसको क्या करेंगे। अगर कोई ऐसा वाक्य आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए एक्टिव में रहेगा कि लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए कि लेट मी डू दिस वर्क, ये एक्टिव सेंटेंस है लेट, और लेट के साथ जो है लेट मी डू दिस वर्क एक्टिव है। अगर इस टाइप की अगर वाक्य आपके एग्जाम में रहेगा, आपके में एक्सरसाइज में रहेगा, तो हाउ विल यू सॉल्व इट, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे लेट है लेट को वहीं रहने देना है, लेट को कुछ नहीं करना है।
बाकी आपको वह जो प्रक्रिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यह प्रक्रिया को आप भूलेंगे नहीं। यह प्रक्रिया एकदम दिमाग में सेट रखना है आपको कि इसमें भी लेट से भी अगर कोई वाक्य की शुरुआत होती है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए इस वाक्य में जो है ये दिस वर्ड का ऑब्जेक्ट है और मी को सब्जेक्ट माना जाएगा। तो इसको जो पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लेट। लेट के बाद पहले हम दिस वर्क को दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि लेट दिस वर्क बी डन। लेट दिस वर्क बी डन, अब बाय दे करके मी में बदल देंगे। जैसा हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को बाय उसी में बना देना। अब जैसे आपको रहता है कि एक्टिव में कोई दे देगा कि लेट मी या लेट हिम में दे दो, यहाँ पे लेट हिम स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो कि लेट हिम स्पीक इंग्लिश, कि उसे अंग्रेजी बोलने दो। ये एक्टिव सेंटेंस आपके सामने है, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हिम जो है सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को पहले ले आएंगे। जैसा मैं कहा कि लेट जहाँ है वहीं रहेगा, लेट को कोई टच फस नहीं करना है। लेट देंगे तब देते हैं इंग्लिश, लेट इंग्लिश बी स्पोकन, लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम। आराम से आपका वाक्य लेट संबंधित अगर कोई भी सेंटेंस रहता है तो कोई झिझक करने की बात नहीं है। जहाँ पे लेट है लेट वहीं रहेगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, बाकी सब क्लियर है। थैंक यू। अब देखिए ऐसा वाक्य आपको लेट के, ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत आपको प्लीज या काइंडली से हो। ऐसा वाक्य जिसका शुरुआत प्लीज तथा काइंडली से हो, जिसकी शुरुआत प्लीज तथा काइंडली से हो, तो इसको पैसिव में हम क्या करते हैं, ये तो सबसे आसान है। देखिए ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देना है। क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देना है, टू जोड़ देना है, रेस्ट जो शेष पार्ट जो बच गया है सेंटेंस का वो उसमें आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें एकदम बिल्कुल देयर की तरह करना है। जैसे देखिए एक्टिव में रहेगा कि प्लीज, जैसे रहेगा प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे देखो कि प्लीज हेल्प मी एक्टिव है, तो मैं आपको क्या कहा कि अगर प्लीज या काइंडली KINDLY काइंडली से वाक्य की शुरुआत होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देना है और यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू जोड़ करके वाक्य को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, वैसे छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, प्लीज को क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बस यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ तक दे दिए, टू जोड़ दिए और ये हेल्प मी जो है वही लिख दिए। अब जैसे मान लीजिए एक्टिव में रहेगा कि काइंडली डू दिस वर्क, काइंडली डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए कि एक्टिव में है काइंडली डू दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। ये तो अभी तक जितना भी रूल पढ़े आप लोग, हमें लगता है कि सबसे आसान रूल है। अगर किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग रहेगा तो आराम से प्लीज तथा काइंडली को हम यू आर रिक्वेस्टेड में जो है बदल देंगे और टू जोड़ करके वाक्य को हम बैठा देंगे, तो कोई भी सेंटेंस रहेगा तो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को प्लीज या काइंडली वाला भी एक्टिव सेंटेंस में अगर रहेगा तो यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग आइए लास्ट में आते हैं, हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये मेन वर्ब जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको ट्रांजिटिव वर्ब,
दूसरा होता है इंट्रांजेटिव वर्ब। अब आपको हो गया कि सर ये ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है? तो मीन्स ट्रांजेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सदैव अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट उसके साथ रहता ही है, वो बिना ऑब्जेक्ट का जनरली यूज नहीं होता है। और एक होता है कि जिसको ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, वह बिना ऑब्जेक्ट का भी वाक्य को तैयार कर देता है, बिना ऑब्जेक्ट का भी जो वाक्य को तैयार कर देता है। सीधा यदि मैं देखिए, जस्ट एज आप एग्जांपल को समझिए, अगर मैं आपको एक्टिव सेंटेंस में दूंगा कि गो, बस इतना दे के मैं आपको छोड़ दिया कि गो, जाओ, तो how will you change it? How will you change it active into passive? Because you will begin to search in this sentence that where is subject, where is object, but dear student, here is not subject, not object, only for verb. Means you will have to care that this verb is transitive or intransitive. ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का भी दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है जो हमें ऑर्डर देता है, और एक मीनिंग होता है जो हमें एडवाइस देता है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा फिर एक्टिव में हम देंगे आपको स्टडी वेल, स्टडी वेल, अच्छा से पढ़ो, इट इज नॉट ऑर्डर्ड हियर, दिस इज एडवाइस फॉर यू इन योर फॉर फ्यूचर। तो मीन्स दिस इट इंडिकेट एडवाइस एंड गो इंडिकेट ऑर्डर। तो देखिए, यदि वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब रहे, आगे नाथ ने पीछे पढ़ा, कुछ नहीं रहे उसमें, तो आपको समझ जाना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अब उस वर्ब के मीनिंग को आपको समझना है कि ये वर्ब जो है, ये वर्ब मेरा ऑर्डर दे रहा है हमें, क्योंकि इंपरेटिव हमेशा सामने वाला को इंडिकेट करता है, इसमें यू छुपा हुआ रहता है नीचे। तो अगर सामने वाला को इंडिकेट करता है तो यह हमें ऑर्डर दे रहा है या यह हमें एडवाइस दे रहा है। अगर ऑर्डर देगा तो आपको इसको बनाना है यू आर ऑर्डरेड, इसको बना लेना है यू आर ऑर्डरेड, ORDERED, यू आर ऑर्डरेड टू गो। क्या बनाना है? यू आर ऑर्डरेड टू गो। तो अब यहाँ पे देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, सिर्फ क्योंकि ये गो से हमें आदेश की भाव हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम यू आर ऑर्डर्ड दे दिए। इसके बाद टू जोड़ करके इस वर्ब को जोड़ दिए तो मेरा वाक्य तैयार हो गया। अब जैसे आपको देता है कि स्टडी वेल, तो देखो स्टडी वेल, अच्छा से पढ़ो, ये तो ऑर्डर नहीं है, ये तो एडवाइस है। एडवाइस है तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है पैसिव में कि यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइस। इसको आपको पैसिव में लिख, यू आर एडवाइज टू स्टडी वेल, यू आर एडवाइज टू स्टडी वेल, बस यू आर एडवाइज टू स्टडी वेल। तो बस ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब, जो मतलब आप समझ गए, ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता हो, और जब वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तैयो उसका दो मीनिंग निकलेगा। एक मीनिंग जो है वो हमें ऑर्डर देगा, एक हमको एडवाइस देगा। ऑर्डर देगा तो यू आर ऑर्डरेड, एडवाइस देगा तो यू आर एडवाइज्ड। आई थिंक योर ऑल प्रॉब्लम शुड बी क्लियर्ड बाय दिस वे, एंड आफ्टर टीचिंग दिस, इफ यू हैव एल्स एनी प्रॉब्लम, you can ask by message। ओके, मुझे लगता है कि आज जो मैं आप लोगों को जो पढ़ाया आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आज आपका ये मेरा जो है तीसरा वीडियो था एक्टिव इंटू पैसिव में। इसके बाद यदि आपको और कहीं परेशानी होती है तो आप लोग हमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप लोग निश्चित रूप से मेरे वीडियो को देखें, कॉपी कलम लेके बैठें, ग्रामर का बुक खरीदें और उससे जो है सो अध्ययन करें। कहीं भी लफड़ा होता है तो आनंद सर आपके साथ मौजूद है, आप जो है सो उसे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों का जवाब अपने घर में बैठे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।